हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि ये हमारी जो है बिहार जीके जीएस की श्रृंखला चल रही है, जिसमें हम जो है बिहार का जो है स्पेशल हिस्ट्री जो है वो वाला पोर्शन हम कवर कर रहे हैं। अब इसमें आपका चाहे एंशियंट हिस्ट्री हो, मिडाइवल हिस्ट्री हो या मॉडर्न हिस्ट्री हो, हम सभी जो है कवर कर रहे हैं। और अभी तक इससे जुड़े हमने लगभग जो है 650 प्रश्न जो है सॉल्व कर लिए थे। अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखी है पिछली, तो आप उनको भी देखिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का। इसके अलावा मैंने 650 जो क्वेश्चन की हमारी PDF थी उसको अपने ग्रुप में शेयर कर दिया है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा PDF को। और डेली क्लास की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, थोड़ा सा जो है स्वास्थ्य सही नहीं है, खांसी जुकाम, और आप लोग जानते हैं सर्दियाँ आ रही हैं, तो सर्दियों में ये सारी चीज़ें जो है नॉर्मल होती हैं। लेकिन कभी कभी जो है थोड़ा सा जब जो है जुकाम ज़्यादा हो जाता है तो खांसी आने लगती है, आप सभी लोग जानते हैं, बोलने में तकलीफ़ होने लगती है। इसीलिए मैं ज़्यादा लंबी क्लासेज आपकी नहीं ले पाऊँगा, लेकिन जितना देर भी हो पाएगा, लगभग 50 60 70 क्वेश्चन उतने में सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। आप सभी लोगों को पता होगा कि हम जो है एक सेशन में अपने 100 MCQ देखने का प्रयास करते हैं, और ये सभी के सभी जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है PYQ होते हैं। ये सभी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और इसमें हमने जो है अब इसमें क्या है, इससे आपका BPSC TRE 4 AEDO और बिहार में आने वाले जितने भी एग्ज़ाम है जिसमें आपका बिहार GK GS पूछा जाता है, वो सारी चीज़ें आपका जो है कवर होने वाली है। तो आप सभी जो है हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, और चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो जो है वो कैसी लगी। अब वीडियो को शुरू करने से पहले, अपने क्वेश्चन पर चलने से पहले, मैं आप सभी को एक चीज़ बता दूं कि इस किताब में जो है कहीं कहीं जो है आपके ऑप्शन जो है मिसप्रिंट हैं। तो उत्तर सही है B, लेकिन लिख दिया गया है C। तो ऐसे में आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, और या तो जब आप PDF पढ़िएगा तो इसका एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन का जरूर पढ़िएगा, ताकि आपको जो है कन्फ्यूजन ना हो। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, कई सारे जो है क्वेश्चन इसमें हमने देखे हैं कि मिसप्रिंट हो गए हैं। ऑप्शन B सही है, लेकिन जो है ऑप्शन C लिखा हुआ है, और एक्सप्लेनेशन में जो है सही जवाब दिया गया है। तो आप लोग ऐसे देख लीजिएगा, गलत मत करिएगा कोई भी सवाल। तो हम अपने वीडियोज़ की तरफ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं, ये सचिन सर सचिन सर की जो बिहार GK GS की बुक है, ये हमारी होने वाली है। इसमें आपको जो है बिहार के सभी PYQ और बिहार बजट आपका 2025-26 जो आपको पहले ही नामिका मैम के द्वारा कराया जा चुका है, आर्थिक सर्वेक्षण आपका 2024-25 और बिहार की जातीय जनगणना हुई थी, उन सभी से संबंधित आपको सवाल देखने को मिल जाएंगे। अगला सवाल देखिए, पहला सवाल हमारे सेशन का है, शेरशाह के मकबरे के निर्माण में किस पत्थर का प्रयोग किया गया है। शेरशाह सूरी जिसको हम बोलते हैं, शेरशाह उनका नाम है। इनका जो मकबरा बनाया गया था, इसमें जो है कौन से पत्थर का प्रयोग किया गया है, ये आपको बताना है। तो अगर हम बात करें, इसमें जो आपका यूज हुआ है वो लाल बलुआ पत्थर का यूज़ हुआ है, तो C विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा, कैमूर का लाल बलुआ पत्थर। देखिए, अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि बिहार में उत्तरापथ के पुरातात्विक अवशेष किस नदी के पास मिले हैं। बिहार में उत्तरापथ के जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, ये कौन सी नदी के पास मिले हैं, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका जो है यहाँ पर आपका कौन सी नदी, गंगा, सोन या यमुना। तो यहाँ पर जो है सोन नदी के आसपास मिले हैं, याद रखिएगा। तो इसका जो है B विकल्प हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, विकल्प B जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, 653 नंबर का सवाल है, बिहार में फिरदौसी सिलसिले के सबसे लोकप्रिय संत कौन थे। बिहार में फिरदौसी सिलसिले के जो है सबसे लोकप्रिय संत कौन थे, तो इनका नाम था मखदूम जो है सफुद्दीन याहिया मनेरी। ठीक है, मखदूम सफुद्दीन और याहिया मनेरी जो है ये आपका फिरदौसी संप्रदाय के जो है लोकप्रिय संत माने जाते हैं। तो इनका C विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि मखदूम सफुद्दीन और याहिया मनेरी जो है, इनका जन्म बिहार में कहाँ हुआ था। तो बिहार में इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। तो इनका जो सही जवाब हो जाएगा, ये इनका जवाब जो हुआ था
इनका जन्म बिहार के जो है मनेर में हुआ था। मैं जवाब कह रहा हूँ बिहार का जो है मनेर में हुआ था, याद रखिएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए दरिया साहब का जन्म बिहार के किस ज़िले में हुआ था? दरिया साहब का जन्म जो है ये बिहार के कौन से ज़िले में हुआ था, ये आपको बताना है। तो इनका जन्म जो हुआ था वो रोहतास ज़िले में हुआ था, ठीक है, रोहतास ज़िले में हुआ था। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना किसने की? तो ये बहुत बार आपने सॉल्व किया है ये सवाल, और इसको गलत मत करिएगा। इब्न बख्तियार खिलजी, ठीक है, इब्न बख्तियार खिलजी इसका नाम था। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बख्तियार खिलजी ने 1198 ईस्वी में बिहार के किस स्थान पर तुर्कों को सबसे महत्वपूर्ण विजय दिलवाई थी? तो वो कौन सा स्थान था दोस्तों, ये आपको बताना है। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा जो है गया, ठीक है, गया में ही आपका जो है तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका उदंतपुरी हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आंसर में आपको सी विकल्प दिख रहा होगा, लेकिन ये सी नहीं है। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि बख्तियार खिलजी ने 1198 ईस्वी में बिहार के उदंतपुरी, जो आधुनिक बिहार शरीफ के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर जो है तुर्कों को सबसे महत्वपूर्ण विजय दिलाई थी। उसने बिहार के कर्मनाशा नदी के पूर्व और सफल अभियान जो है किया था। अगला सवाल देखिए, बिहार में बख्तियार खिलजी के अभियान का समय पाल वंश का शासक कौन था? मतलब जब बिहार पर जो है बख्तियार खिलजी के हमले हो रहे थे उस समय जो है पाल वंशीय शासक जो है यहाँ का कौन था? तो यहाँ पर जब शासक जो था उसका नाम था लक्ष्मण सेन, ठीक है। और जो है इस समय जो है बिहार में दो शासक थे, इसमें सेन वंश का भी शासक था जिसका नाम था लक्ष्मण सेन, और जो पाल वंश का शासक था उसका नाम था इंद्रप्रद्युम्न पाल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इंद्रप्रद्युम्न पाल जो है वो हमारा सही हो जाएगा, पहला विकल्प जो है, क्योंकि ये पाल वंश का है तो इसीलिए आपसे पाल वंश का पूछा गया था, तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बख्तियार खिलजी की हत्या किसने की थी? बख्तियार खिलजी की हत्या जो है ये किसने की थी, ये आपको बताना है। तो जो है बख्तियार खिलजी की हत्या जो है अली मर्दन ने की थी, अली मर्दन ने की थी। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 660 नंबर का सवाल देखिए, बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान जो गुलाम वंश का संस्थापक था, तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो आप सभी लोग जानते हैं कि गुलाम वंश का संस्थापक जो है वो जो है इल्तुतमिश को माना जाता है, ठीक है। गुलाम वंश का शासक था कह रहा है, देखिए मैं संस्थापक कह रहा हूँ, संस्थापक गलत हो जाएगा, इल्तुतमिश इसका सही जवाब हो जाएगा। बी विकल्प जो है सही हो जाएगा, ये गुलाम वंश का शासक था। और आप सभी को बताना है कि जो है गुलाम वंश का जो है संस्थापक किसे माना जाता है, ठीक है, किसे माना जाता है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आप लोग नहीं बता पाएंगे तो मैं आपको अगले सेशन में जवाब दे दूँगा। अगला सवाल देखिए, किस शासक ने 1227 ईस्वी से लेकर 1229 ईस्वी तक अवध, बिहार और लखनऊती को एक प्रशासनिक इकाई के रूप में संगठित करके शासन किया? तो ये कौन सा शासक था ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा नसीरुद्दीन महमूद। देखिए इस तरह के सवाल अभी तक तो पूछे नहीं गए हैं, लेकिन क्योंकि हम पढ़ रहे हैं और ये सभी जो है बिहार से रिलेटेड हैं, इसीलिए जो है हमको जो है पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो बी विकल्प इसका जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए नसीरुद्दीन महमूद ने 1227 ईस्वी से 1229 ईस्वी के दौरान अवध, बिहार और लखनऊती के क्षेत्रों को एकीकृत एक प्रशासनिक इकाई के रूप में स्थापित करके शासन किया। उसका यह प्रयास इन क्षेत्रों में सल्तनत के प्रभाव को मजबूत करने और शासन व्यवस्था को सुचारू बनाने की एक दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। अगला सवाल देखिए, इल्तुतमिश द्वारा बिहार में नियुक्त किया गया प्रथम सूबेदार कौन था? इल्तुतमिश के द्वारा बिहार में नियुक्त किया गया पहला जो है सूबेदार कौन था? तो इसका नाम था मलिक जानी, ठीक है, मलिक जानी नाम था, आपने पहले भी ये सवाल करा हुआ है। अगला सवाल देखिए, मौर्य कला से संबंधित नटुआ बैल साण जो है बिहार में कहाँ पाया गया है? नटुआ बैल जो है इसकी आकृति जो है ये कहाँ पे पाई गई है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका रामपुरवा में पाया गया है, ठीक है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए मौर्य कला से संबंधित जो नटुआ बैल है या साण की आकृति जो है ये बिहार के रामपुरवा से प्राप्त हुआ है। और बिहार रामपुरवा से प्राप्त जो है प्रस्तर स्तंभ में जो है नटुआ बैल या साण जो है ललित मुद्रा में खड़ा हुआ है। अगला सवाल देखिए, अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? ये आपको बताना है। तो इन्होंने जो है अपने जब इन्होंने राज्याभिषेक इनका हो गया था उसकी जो है 10वें वर्ष में इन्होंने जो है किसकी यात्रा की थी? तो ये बोध गया की यात्रा की थी। ये सी विकल्प इसका जो है सही हो जाएगा। यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन में भी देखिए, अशोक ने अपने धम्म की यात्रा के अंतर्गत जो है बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में की थी। अगला सवाल देखिए, बिहार में डच कंपनी की स्थापना जो है कब हुई थी? बिहार में जो है डच कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए 1632 में इन्होंने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा।
देखिए बिहार में डच कंपनी की स्थापना जो है 1632 ईस्वी में हुई थी और डच फैक्ट्री वर्तमान पटना कॉलेज के उत्तरी हिस्से की इमारत है। अगला देखिए, दरभंगा का नाम किस शासक ने परिवर्तित करके तुगलकपुर कर दिया था? दरभंगा का नाम किसने जो है परिवर्तित कर जो है तुगलकपुर कर दिया था, ये आपको बताना है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसा किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है इसका नाम परिवर्तित करके तुगलकपुर कर दिया था। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मगध नरेश बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य कौन था? बिंबिसार का प्रसिद्ध जो राजवैद्य था उसका क्या नाम था? उसका नाम था जीवक। ठीक है, उसका नाम था जीवक। आप सभी लोग जानते होंगे, इसको गलत मत करिएगा। ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए, मगध नरेश बिंबिसार का प्रसिद्ध जो राजवैद्य था इसका नाम था जीवक, और ये जो है बुद्ध का अनुयायी था। और बिंबिसार ने जीवक को तक्षशिला में शिक्षा हेतु भेजा था, जहाँ उसने आयुर्वेद का गहरा अध्ययन भी किया था। अगला सवाल देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र में कौन सी जैन संगीति का आयोजन हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र में जो है कौन सी जो है जैन संगीति का आयोजन हुआ था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है पहली जैन संगीति का आयोजन हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र में पहली जैन संगीति का आयोजन किया गया था, और इस संगीति की अध्यक्षता जो है स्थूलभद्र ने की थी। इस संगीति में महावीर स्वामी की शिक्षाओं को 12 अंगों में संकलित किया गया, और पहली जैन संगीति में ही जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, दिगंबर और श्वेतांबर। अगला सवाल देखिए, नवपाषाणकालीन स्थल चिरांद बिहार में किस नदी के तट पर स्थित है? चिरांद, चेचर, सेनुआर, ठीक है, गिरिडीह, ये सभी जो है आपके नवपाषाणकालीन स्थल हैं। और ये कौन से नदी के तट पर जो है चिरांद आपका अवस्थित है, ये आपको बताना है। तो ये जो है गंगा नदी के तट पर स्थित है। ए विकल्प जो है इसका ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, नवपाषाणकालीन स्थल चिरांद बिहार के सारण जिले में है, और ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ अस्थि के जो है उपकरण प्राप्त हुए हैं, मतलब अस्थि से बने जो है उपकरण प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल देखिए, सिकंदर लोदी के किस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि दरिया खां नुहानी को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया गया था? ये सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, और यह क्वेश्चन जो है रिपीटेड है। तो ये कौन से अभिलेख से पता चलता है दोस्तों? तो ये जो है बिहार अभिलेख से पता चलता है कि जो है दरिया खां नुहानी को बिहार का प्रशासक इसने जो है नियुक्त किया था। तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, टाइम पीरियड कब से कब तक था? सिकंदर लोदी के बिहार अभिलेख से ज्ञात होता है कि 1495-96 में जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित करके उसने दरिया खां नुहानी को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था। अगला सवाल देखिए, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कौन थी? तुगलक काल में जो है बिहार की राजधानी कौन सी थी, ये आपको बताना है, या कहाँ थी ये आपको बताना है। तो ये जो है बिहार शरीफ में थी, ऐसा कहा जा रहा है, जिसे हम पहले जो है ये जो है नालंदा में बिहार शरीफ है, तो इसको बिहार शरीफ जो है राजधानी माना जाता था तुगलक काल की। तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर लिखा भी क्या है कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ या नालंदा थी, और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में एक दरभंगा में एक दुर्ग तथा जामा मस्जिद का निर्माण भी कराया गया था। अगला सवाल देखिए, पाटलिपुत्र में 12 वर्ष का भीषण काल किसके शासनकाल में पड़ा था? पाटलिपुत्र में 12 वर्ष का भीषण काल जो है किसके शासनकाल में पड़ा था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पाटलिपुत्र में 12 वर्षों का जो भीषण अकाल आया, देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है इस सवाल का। ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पड़ा, और इस अकाल के कारण जैन मुनि भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ कर्नाटक चले गए थे, जबकि स्थूलभद्र मगध में ही रहे थे। अगला सवाल देखिए, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? नागवंश की स्थापना जो है शिशुनाग ने की थी, और इसका जो है उत्तराधिकारी कौन था ये आपको बताना है। तो इसका जो उत्तराधिकारी था उसका नाम था कालाशोक, जिसे हम काकवर्ण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कालाशोक। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, शिशुनाग का उत्तराधिकारी जो था ये कालाशोक था, या काकवर्ण था, जिसने अपने अल्प शासन काल में पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। अगला सवाल देखिए, बाबूजी के उपनाम से विख्यात बिहार में जन्मे प्रमुख नेता थे, तो कौन थे ये आपको बताना है। तो देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि जगजीवन राम को जो है हमेशा कहीं भी आपने नाम लिखा देखा होगा तो बाबू जगजीवन राम लिखा जाता है। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, बाबूजी के उपनाम से विख्यात जगजीवन राम का जन्म शाहाबाद, वर्तमान में भोजपुर जिला के चंदवा गांव में हुआ था, और जगजीवन राम जो है सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी और दलित वर्ग के प्रमुख नेता थे। अगला सवाल
सवाल देखिए, किस दिल्ली सल्तनत के शासक के शासनकाल में गया का क्षेत्र दिल्ली के अधीन था, जिसका उल्लेख गया राजा वनराज की गया प्रशस्ति में मिलता है। तो ये कौन सा शासक था दोस्तों? तो ये था बलबन। ठीक है, बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। देखिए, बलबन के शासनकाल के दौरान गया का क्षेत्र दिल्ली सल्तनत के अधीन था और इस तथ्य की पुष्टि गया के राजा जो है वनराज की गया प्रशस्ति से होती है, जिसमें इसका उल्लेख मिलता है कि इसके अतिरिक्त इसी काल में लखनौती के शासक जो है तुगरिल खान ने शुरू में बलबन की अधीनता स्वीकार की थी, लेकिन बाद में उसने जो है विद्रोह कर दिया था। अगला सवाल देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे 1296 ईस्वी में दरभंगा पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा था, जिसे स्थानीय शासक राजा सकरा सिंह ने पराजित कर दिया था। तो किसे अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है शेख मोहम्मद इस्माइल को भेजा था। शेख मोहम्मद इस्माइल को, ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, 1296 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना और जो है उसने शेख मोहम्मद इस्माइल को दरभंगा विजय प्राप्त करने के लिए भेजा था। हालांकि शेख मोहम्मद इस्माइल को दरभंगा के स्थानीय शासक राजा सकरा सिंह के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा था। अलाउद्दीन खिलजी ने फिरोज शाह के किस बेटे को 1315 से 1321 के मध्य बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा फिरोज शाह के बेटा जो था उसका नाम था हातिम खान। इसको जो है मध्य बिहार का जो है गवर्नर बनाया था। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो खिलजी वंश के सिक्के जो है ये कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो ये जो है शाहपुर या अब का जो भोजपुर जिला है यहाँ पर सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, तुगलक वंश के शासनकाल के दौरान बिहार की राजधानी कौन सी थी? तो अभी आपने देखा कि कौन सी थी, पहले भी बताया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका बिहार शरीफ। ठीक है, बिहार शरीफ थी। बी विकल्प जो है कि हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस तुगलक शासक ने मिथिला पर आक्रमण करके कर्नाट वंशीय शासक हरि सिंह को पराजित किया था? तो कौन सा ये तुगलक शासक था ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इससे पहले इसका जो है एक्सप्लेनेशन भी देखिए। देखिए, गयासुद्दीन तुगलक ने मिथिला पर आक्रमण किया और कर्नाट वंश के क्या नाम था राजा का? हरि सिंह को हराया और इस पराजय के कारण मिथिला क्षेत्र में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि हरि सिंह और उनके जैसे कुछ अन्य स्थानीय शासकों को क्षेत्र छोड़कर भागना पड़ा। और इसके अतिरिक्त सुनार गाँव के राजा गयासुद्दीन बहादुर जैसे कुछ शासकों ने विद्रोह किया, लेकिन वे जो है पराजित हो गए थे। अगला सवाल देखिए, किस तुगलक शासक ने बिहार के दरभंगा में एक दुर्ग और जामा मस्जिद का निर्माण कराया और उस शहर का नाम बदलकर तुगलकपुर कर दिया? तो अभी आप लोगों ने देखा था कि इनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, पहले भी हमने ये सवाल किया है। तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस तुगलक शासक ने 14वीं शताब्दी में तिरहुत पर अपना आधिपत्य स्थापित करके वैनवार वंश और अहिन्यवाड़ वंश का नामक एक नए राजवंश की स्थापना की थी? तो कौन से जो है तुगलक शासक ने ऐसा किया था? 682 नंबर का सवाल है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन भी देखिए। फिरोज शाह तुगलक ने 14वीं शताब्दी के दौरान तिरहुत क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और इस विजय के परिणाम स्वरूप उसने अपने क्षेत्र में वैनवार वंश और जिसे जो है आहिनवाड़ वंश के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, आनहिलवाड़ वंश के नाम से भी जाना जाता है, नामक नए राजवंश की जो है स्थापना की थी। अगला सवाल देखिए, किस शासक ने तिरहुत पर आधिपत्य स्थापित करके और साथ साथ जन कल्याण के लिए दारुल सफा नामक खैराती अस्पताल रोजगार दफ्तरों का निर्माण कराया था? 683 नंबर का सवाल है और इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये आपका फिरोज शाह तुगलक ही हो जाएगा। देखिए, सी विकल्प जो है इसका वो हमारा सही हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। अगला सवाल देखिए, दिल्ली सल्तनत के किस शासक के अभिलेख पटना और गया दोनों क्षेत्र में पाए गए हैं और राजगीर के जैन मंदिरों के अभिलेखों में उन्हें दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है? ठीक है, तो ये आपको बताना है इसका सही जवाब। देखिए, थोड़े से क्वेश्चन जो है टफ है, क्योंकि अब जो है अधिकतर आप मिडाइवल हिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं, तो इसीलिए आपको जो है थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है अजीब लग रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे अभिलेख प्राप्त हुए हैं और जिसमें जो है आपको दर्शाता है अभिलेख। ये कौन सा सवाल है आपका? 684 नंबर का। तो कौन से शासक के? तो फिरोज शाह तुगलक के जो है कई सारे अवशेष मिले हैं, लेकिन यहाँ पर आपको देखिए फिरोज शाह तुगलक के नाम कहीं दिख नहीं रहा है ऑप्शन में, इसीलिए जो है उपयुक्त में से कोई नहीं जो है सही विकल्प हो जाएगा। डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा।
देखिए, फिरोज शाह तुगलक के कई अभिलेख पटना और गया के क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं, जो इस क्षेत्र पर उसके प्रभाव को दर्शाते हैं। और इसके अतिरिक्त राजगीर के कुछ जैन मंदिरों के अभिलेखों में भी फिरोज शाह द्वारा उन मंदिरों को दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। अगला सवाल देखिए, किस ऐतिहासिक कृति में फिरोज शाह तुगलक द्वारा बिहार के प्रसिद्ध संत जो है शेख अहमद चिरमपोश से भेंट करने का उल्लेख मिलता है? तो कौन से कृति में मिलता है दोस्तों? तो ये है सीरते फिरोज शाही। ठीक है, सीरते फिरोज शाही में इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, सीरते फिरोज शाही नामक ऐतिहासिक ग्रंथ में फिरोज शाह तुगलक की जो है बिहार की एक प्रसिद्ध सूफी संत शेख अहमद चिरमपोश से मुलाकात का विवरण मिलता है, और यह संभवतः शासक और संत के बीच धार्मिक और सामाजिक विषयों पर चर्चा का हिस्सा रही होगी। यह भेंट ऐसा कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, लोधी वंश के किस शासक ने बिहार अभिलेख से 1495-96 ईस्वी में जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित करने की जानकारी मिलती है? तो लोधी वंश का ये कौन सा शासक था जिसकी जानकारी जो है बिहार अभिलेख से मिलती है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सिकंदर लोधी। ठीक है, सिकंदर लोधी, बी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, लोधी वंश के शासक सिकंदर लोधी के बिहार में मिले अभिलेखों से यह पता चलता है कि उसने जो है 1495-96 ईस्वी में जौनपुर के तत्कालीन शासक हुसैन शाह सरकी को युद्ध में जो है परास्त कर दिया था। अगला सवाल देखिए, किस वंश के शासनकाल के दौरान बिहार में नुहानी अफगानों की स्थिति जो है मजबूत थी? कौन से वंश के शासनकाल में जो है बिहार में जो है नुहानी अफगानों की स्थिति जो है मजबूत थी, ये आपको बताना है। तो ये जो है लोधी वंश के शासनकाल में थी। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, लोधी वंश के शासनकाल के दौरान बिहार में नुहानी अफगानों के ने अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया, और उन्हें उस क्षेत्र में महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव प्राप्त था, और वे स्थानीय प्रशासन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। अगला सवाल देखिए, पानीपत की प्रथम लड़ाई जो 1526 में हुई थी, उसके बाद बिहार में स्वतंत्र नुहानी सत्ता की स्थापना जो है किसने की थी, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बहार खां। ठीक है, बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, बहार खां ने पानीपत की पहली लड़ाई जो आपका 1526 ईस्वी में हुई थी, इसके पश्चात सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी की उपाधि धारण करके बिहार में एक स्वतंत्र नुहानी शासन की नींव रखी थी। अगला सवाल देखिए, शेर खां ने किस बंगाल के शासक के बिहार के आक्रमण को जो है विफल किया था? तो शेर खां, जिसे हम शेरशाह सूरी के नाम से जानते हैं, इसने जो है किसे पराजित किया था? तो इसने जो है जो बंगाल का शासक था नसीरुद्दीन नुसरत शाह। ठीक है, नसीरुद्दीन नुसरत शाह इसका नाम था। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसको जो है पराजित कर दिया था। अगला सवाल देखिए, 1504 ईस्वी में बंगाल के शासकों के साथ संधि करके किस लोधी शासक ने मुंगेर के क्षेत्र को बिहार और बंगाल की सीमा रेखा निर्धारित किया था? तो ये कौन सा शासक था, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सिकंदर लोधी। देखिए, 1504 में इन्होंने जो है बंगाल के शासकों के साथ एक महत्वपूर्ण संधि की, जिसके तहत मुंगेर क्षेत्र को बिहार और बंगाल के बीच सीमा रेखा के रूप में मान्यता दी गई। इस समझौते के साथ ही सिकंदर लोधी ने दरिया खान नुहानी को बिहार का प्रभावी शासक नियुक्त कर दिया, जिससे क्षेत्र में लोधी वंश का प्रभाव और प्रशासनिक नियंत्रण जो है स्थापित हो गया। अगला सवाल देखिए, बिहार के किस जनजातीय राजवंश का विस्तार शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर और पलामू जिले में था? ये आपको बताना है। 691 नंबर का सवाल है, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा चेरो राजवंश। ठीक है, चेरो राजवंश, सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। देखिए, चेरो राजवंश जो कि एक जनजातीय राजवंश के रूप में जाना जाता है, इसका प्रभाव जो है बिहार के कई क्षेत्रों में था, और उनके शासन का विस्तार मुख्य रूप से शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर और पलामू जिले में फैला हुआ था। अगला सवाल देखिए, शाहाबाद के क्षेत्रों में चेरो राजवंश के कितने राज्य थे? तो कितने राज्य थे ये आपको बताना है शाहाबाद के क्षेत्रों में। तो यहाँ पर जो सही विकल्प देखने को मिलेगा वो आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए, शाहाबाद क्षेत्रों में जो है चेरो राजवंश के अंतर्गत 4 प्रमुख राज्य स्थापित थे। इनमें घुघुलिया, भोजपुर, चैनपुर और सासाराम थे। अगला सवाल देखिए, चेरो राजवंश के किस मुख्यालय का देव जो है मार्कंडेय था? तो कौन से मुख्यालय का जो है देव जो है मार्कंडेय था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सासाराम। ठीक है, सासाराम जो है ये हमारा सही हो जाएगा। डी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि चेरो राजवंश के सासाराम नामक राज्य का राजा जो है फूलचंद का यहाँ पर शासन था, और इस राज्य का मुख्यालय जो है देव मार्कंड में स्थित था। राजा फूलचंद को ही बिहार के प्रसिद्ध जगदीशपुर मेले की शुरुआत करने का श्रेय जाता है। अगला सवाल देखिए, पलामू के चेरो राजाओं में सबसे महान शासक कौन था? पलामू के चेरो राजाओं में सबसे महान शासक कौन था?
तो पलामू के चेरों राजाओं में जो है सबसे महान शासक जो है ये मेदिनी राय को माना जाता है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि बख्तियार खिलजी के बिहार आक्रमण के समय तिरहुत और दरभंगा का शासक कौन था जिसने उसे उपहार देकर संतुष्ट किया था। तो ये कौन था दोस्तों, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा नरसिंह देव। ठीक है, नरसिंह देव राजा था और इसने जो है उपहार देकर संतुष्ट किया था। देखिए नरसिंह देव का साम्राज्य तिरहुत और दरभंगा क्षेत्रों पर विस्तृत था और इसके समय बिहार में बख्तियार खिलजी के आक्रमण हुआ था। इसने उसे उपहार देकर जो है संतुष्ट कर दिया था। और आगे देखिए 696 नंबर का सवाल है, सामंत सेन ने सेन वंश की स्थापना बंगाल के किस स्थान पर की थी। सेन वंश की स्थापना जो है बंगाल के किस स्थान पर की थी ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राढ़ नामक क्षेत्र में। ठीक है, राढ़ नामक क्षेत्र में, सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए सामंत सेन ने बंगाल के राढ़ नामक क्षेत्र में सेन वंश की स्थापना की थी और यह क्षेत्र बंगाल के पश्चिमी भाग में स्थित था। सेन वंश के प्रारंभिक राजनीतिक गतिविधियों का जो है ये केंद्र बना था, जो सेन वंश है। और सेन वंश के प्रारंभिक राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र जो है ये राढ़ का जो क्षेत्र है ये आपका बना था। अगला सवाल देखिए, सेन वंश के किस शासक ने पूरे बिहार और बंगाल पर जो है उत्तरी बिहार पर अपना नियंत्रण जो है स्थापित किया था। तो क्या नाम है इसका, तो इसका नाम है विजय सेन। ठीक है, विजय सेन ने जो है पूरे बंगाल और उत्तरी बिहार पर अपना नियंत्रण जो है स्थापित किया था। ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए विजय सेन ने जो कि सेन वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था, इसने अपने सैन्य अभियानों और राजनीतिक रणनीतियों के माध्यम से पूरे बंगाल और उत्तरी बिहार के क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। अगला सवाल देखिए, विजय सेन की उपाधि जो है क्या उपाधि थी। अरिराज वृषभ शंकर। अरिराज वृषभ शंकर किस देवता से संबंधित है। तो इसने जो उपाधि ग्रहण की थी, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो वृषभ है ये जो है भगवान शिव का वाहन है और ये शिव से संबंधित था। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए अरिराज वृषभ शंकर जो है उपाधि में जो वृषभ है ये भगवान शिव का वाहन है और शंकर स्वयं भगवान शिव का एक नाम है। इस प्रकार यह उपाधि स्पष्ट रूप से भगवान शिव से संबंधित है और विजय सेन जो है ये शैव धर्म को मानने वाला था। अगला सवाल देखिए, किस कवि ने विजय सेन से प्रभावित होकर उसके जीवन पर आधारित विजय प्रशस्ति नामक काव्य की रचना की। तो ये किसने किया था ये आपको बताना है। तो इनका नाम है श्रीहर्ष। ठीक है, श्रीहर्ष नाम है इनका। सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए श्रीहर्ष नामक कवि विजय सेन के शासनकाल से प्रभावित थे और उन्होंने उस शासक के जीवन और उपलब्धियों पर केंद्रित विजय प्रशस्ति नामक एक महाकाव्य की रचना भी की थी। अगला सवाल देखिए, सेशन का हमारे लास्ट सवाल है दोस्तों, सेन वंश के किस शासक के अधिकार में मिथिला और उत्तरी बिहार शामिल थे, जिसकी जानकारी लघु भारत और वल्लाल चरित ग्रंथों से मिलती है। तो कौन सा जो है शासक था जिसमें जो है ये सारे क्षेत्र जिसमें मिथिला और उत्तरी बिहार शामिल थे, सेन वंश का शासक था और इसकी जानकारी जो है लघु भारत और वल्लाल चरित ग्रंथों से मिलती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसके। देखिए यहाँ पर जो है आपका कहा जा रहा है कि बल्लाल का जो अधिकार जो है, एक मिनट हम आपको एक्सप्लेनेशन दिखा देते हैं। देखिए बल्लाल का अधिकार मिथिला और जो है उत्तरी बिहार पर होने की जानकारी हमें लघु भारत और बल्लाल चरित से मिलती है और इसके अतिरिक्त इसका साम्राज्य विस्तार जो है राधा वीरेंद्र और बागड़ी और बंगाल नामक अन्य 4 प्रांतों में भी था। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन में कहीं भी बल्लाल का नाम देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए जो इसका डी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, डी विकल्प उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जैसे ही थोड़ा सा जो है रिलीफ मिलता है कोल्ड से, वैसे ही मैं आपके लिए लंबा सेशन लेने का प्रयास करूंगा। आप सभी लोग तब तक अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।